नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी सर्वा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अपन कक्षा 11 की ज्योग्राफी उसके संपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुख्य मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भौतिक प्रदेश जो भारत के है, अध्याय टू जो कक्षा 11 का है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्लास बना रहे हैं, उसका पार्ट 3 आज अपन देखते हैं। पार्ट 3 अपन देखेंगे विस्तार से। तो उसमें अपन पाएंगे कि मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार है, पार्ट 2 में प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्य उच्च भूमि वाला भाग जो था वो आ गया था। आज अपन दूसरा इसका पार्ट है, इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और अन्य साथियों को क्लास शेयर भी कर दे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पश्चिमी घाट वगैरह की बात अपने कल कर ली थी। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं मध्य उच्च भूमि। तो सभी साथी वो कहते हैं ना कि नादान न समझ मुझे तू, छोटा समझ, नादान न समझ मुझे तू छोटा समझ कर। जब काबिलियत सामने आएगी तो नजरें झुक जाएगी। जरूर अभ्यास करें, अच्छा करें, कोशिश करें ताकि अच्छी शानदार क्लास आपकी हो सके और आप बहुत बढ़िया पढ़ सके, ऐसा प्रयास। मध्य उच्च भूमि की चर्चा अपन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से मध्य उच्च भूमि जो है, उसमें कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, कौन सी विशेषता इसकी है, वो देखते हैं। साथियों, मध्य उच्च भूमि की बात अपन करेंगे तो इस भाग में ये भाग मुख्य रूप से कायांत्रित सेलों का बना हुआ है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना सेल का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार काफी प्राचीन है और गोंडवाना प्लेड का हिस्सा है, क्योंकि सबसे प्राचीन तौर पे जो पेंजिया का विघटन होता है दो भागों में होता है। तो उसमें जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है, गोंडवाना लैंड, उससे हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। इंडो आर्यन जो प्लेट है ना, विस्तार से विघटन का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। उसकी क्लास हालांकि पहले मैंने डाल दी है, फिर भी और क्लास आप तक आ जाएगी तो आप वहाँ आपको पता चला जाएगा। तो ये काफी प्राचीन होने के कारण यहाँ की जो सेलें मिलती है वो कायांत्रित है। तीन तरह की सेलें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांत्रित। तो यहाँ आग्नेय सेलें रूपांतरित अवस्था में मिलती है ना। तो यहाँ पर स्लेट से संगमरमर जो चुना पत्थर लाइमस्टोन है उसका बदला हुआ स्वरूप मिलता है। संगमरमर स्लेट यहाँ मिलता है, नाइस मिलता है। तो संगमरमर, स्लेट और नाइस चट्टानें या सेलें मुख्य रूप से इस भूभाग में खूब पाई जाती है। मध्य उच्च भूभाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के आसपास में मानी गई, यानी हिमालय से नीचा है ना। लगभग ये 700 से 1000 मीटर के आसपास में इसकी औसत ऊंचाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलती है। विंध्याचल पर्वत घर्षित मोड़दार पर्वत यहाँ पाया जाता है। तो विंध्याचल जो है वो घर्षित मोड़दार पर्वत है, घर्षित मोड़दार पर्वत है। प्रारंभिक समय में वल्लन पड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ था, लेकिन ये अब घर्षित हो चुका है क्योंकि प्राचीन पुरानी है। तो लगातार अपर्दन से ये जो है पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो इस मध्य उच्च भूभाग के अंदर मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ अपन देखते हैं तो जैसे सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी राजपीपला, महादेव, मैकाल पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। ये सतपुड़ा श्रेणी अपन देखते हैं तो इसमें राजपीपला महाश्रेणी है, महादेव है, मैकाल श्रेणी मुख्य रूप से मिलती है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़
1350 मीटर मुख्य रूप से महादेव पहाड़ी पे स्थित है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। मुख्य रूप से किन पहाड़ियों में है? तो महादेव पहाड़ियों में। ये भी आपको पता हो, क्योंकि जो दक्षिण का पठार है ना, उसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा ही बनाता है। तो सतपुड़ा जो है मुख्य रूप से दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, तो वहीं से दक्षिण का पठार इस त्रिभुजाकार स्वरूप में स्टार्ट होता है। तो उसका ऊपरी भाग जो है वो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, याद रख लेना। महादेव और मैकाल की पहाड़ियां भी सतपुड़ा जो है उसका हिस्सा मुख्य रूप से है। छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूभाग का हिस्सा। अब छोटा नागपुर का पठार आप देखेंगे मानचित्र के अंदर तो आपको मिलेगा इस भाग में, यानी यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये छोटा नागपुर का पठार है। तो ये वाला हिस्सा भी मुख्य रूप से किसका है? मध्य उच्च भूभाग का। इसी का हिस्सा मुख्य रूप से माना जाता है छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, जो काफी खनिजों में संपन्न है। ये आपको पता है, लोहे मिलता है, तांबा मिलता है इस भाग में, कोयला मिलता है इस भाग में, है ना, मैग्नीज मिलता है इस भाग में। काफी अच्छे खनिज इस भाग में मुख्य रूप से मिलते हैं। तो यह काफी संपन्न प्रदेश है खनिजों की दृष्टि से। आप देख रहे हैं कि मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग जो पठार है असम का, मेघालय पठार जो मेघालय के अंदर है, जिसमें गारो, खासी, जयंतियां 3 पहाड़ियां भी है। ये उत्तर पूर्वी पठार के हिस्से। मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। तीसरा पार्ट इसका है उत्तर पूर्वी पठार। तो मेघालय का पठार जो है उत्तर पूर्व पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, किस भ्रंश के द्वारा? तो मालदा गैप जो है इसके द्वारा। मालदा भ्रंश जहां से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गिरती है बंगाली खाड़ी में, तो यहाँ से ये अलग होता है, ये गैप है। ठीक है, और ये क्यों बना, इसके पीछे कारण है कि जब हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ उस समय प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था वो यहाँ झुक गया, नीचे झुक गया, है ना, जिस वजह से प्लेट के धंसने से ऐसा हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी है। मेघालय पठार को अपन 3 भागों में बांटते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछ ही लिया गया प्रश्न है कि मेघालय जो पठार है वह किसका हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मुख्य रूप से है ना। और इसका तीसरा भाग है जो उत्तर पूर्वी पठारी भाग है, उसमें इसको लिया गया है। तो इसमें 3 पहाड़ियां मिलती है मेघालय पठार में, गारो, खासी और जयंती। और इन्हीं नामों से, मुख्य रूप से तीनों के नामों से यहाँ पे जनजातियां निवास करती है और इन्हीं के आधार पर यहाँ ये जनजातियां। खासी जनजाति की विशेषता और बता दूं मैं कि इसकी विशेषता है कि यहाँ शादी के बाद लड़के ससुराल जाते, यानी विपरीत परंपरा, ये खासी जनजाति की विशेषता है। संपूर्ण भारत में शादी के बाद लड़कियां अपना मायका छोड़ के ससुराल जाती है और वहीं रहती है, लेकिन यहाँ लड़के जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मुख्य रूप से लड़कियों में बांटी जाती है। जो यहाँ संपत्ति है वो लड़कियों में बांटी जाती है ना। इस कारण से ऐसा होता है, ये प्रवृत्ति यहाँ की खासी जनजाति की रहती है मुख्य रूप से। और दूसरा है कि जो खासी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में वर्षा बहुत अच्छी होती है। तो माशिनराम भारत का नहीं विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। 1080 सेमी औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। तो यह मुख्य रूप से इन खासी पहाड़ियों मेघालय के अंदर ही है ना। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, ठीक है ना, इसी भाग में होते। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये माशिनराम जो है। इसी के पास में जो पूर्व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था चेरापूंजी, वो इसी के पास में ही है।
ठीक है ना। तो चेरापूंजी भी मुख्य रूप से इसी के आसपास में है। ये पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी होता था, जहाँ पे नग्न चट्टानें मिलती है। तो ये भी पहले सर्वाधिक वर्षा वाला था, वही इन पहाड़ियों के अंदर है। ठीक है? ये रहा अपना मानचित्र में अपन देख दें, ये वाला जो जगह है, ये वाली जगह, ये मालदा गैप है। जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, इसको अलग करता है किससे? मेघालय के पठार से। मेघालय पठार, असम का कार्बी एंगलोंग पठार, है ना, इससे यहाँ असम में कार्बी एंगलोंग पठार है इस भाग में। तो ये भी इसी भाग में है। तो मालदा गेप इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। इसमें यह निम्न भाग जहाँ पे बांग्लादेश से गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, इसको मालदा भ्रिंश या मालदा गेप कहा जाता है। इस मेघालय पठार में ही यहाँ मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां हैं। जो पहाड़ियां मुख्य रूप से मैंने पहले भी बताई थी आपको। सबसे पहले अपन पश्चिम से चलते हैं, इस साइड से, तो गारो, बीच में खासी पहाड़ियाँ, और उसके बाद में जयंती पहाड़ियाँ। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से इस भाग में मिलती है। चले आगे। चलो, मेघालय पठार की विशेषता है कि इस पठार के अंदर कोयला मिलता है, क्योंकि प्राचीन शैलों से बना ना, लोहा मिलता है, लिमिनाइट मिलता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलता है, और यूरेनियम भी यहाँ पाया जाता है। ये बहुत अच्छी जगह है, जहाँ खनिजों से संपन्न भरपूर ये स्थान है, काफी महत्वपूर्ण है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम, मैंने कहा, मेघालय के में है। और वनस्पति विहीन चेरापूंजी, मैंने कहा, नग्न चट्टानें यहाँ पे मिलती है। कारण क्या है कि लगातार बरसात के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो बह करके चली जाती है और चट्टानें नग्न हो जाती है, और मिट्टी की परत नहीं होने से यहाँ वनस्पति भी नहीं होती है। मृदा के अभाव में, मृदा अभाव में वनस्पति नहीं होती, नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखें। चले आगे। अब चलो जी, अब तीसरा भौतिक प्रदेश है महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल भारत का पश्चिमी भाग, जो मुख्य रूप से जो गुजरात, राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है, हरियाणा, पंजाब, 4 स्टेट में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। महान भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल में औसत वर्षा 150 से मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 सेमी बराबर 10 मिमी। इसका मतलब आप 150 मिलीमीटर कह दो, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कह दो, एक ही बात। यहाँ अपन पश्चिमी रेगिस्तान रहते हैं, तो मेसोजोइक काल के अंदर यह महान भारतीय मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ खारे तेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। किसका हिस्सा था ये? तेथिस सागर का। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये किसका हिस्सा था? तेथिस सागर का हिस्सा था ये। ठीक है ना, तेथिस सागर का हिस्सा था। यहाँ आकलवुड कास्ट पार्क, प्राचीन जीवाश्म अवशेष, प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष, अक्कल गांव जैसलमेर के अंदर अक्कलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पे स्थित है, जो एक जीवाश्म पार्क है, जो प्राचीन वनस्पतियां हैं, जैविक चट्टाने हैं। इस शैलों के अंदर प्राचीन वनस्पतियों के और जैविक चट्टानों के अवशेष यहाँ मिलते हैं। और जब कार्बन 14 पत्ती से C14 फैसिलिटी से जब इसकी आयु ज्ञात की गई, तो ये 18 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म यहाँ मिले हैं।
जीवाश्म की आयु यहाँ की है वो 18 करोड़ मानी गई है, कि यहाँ जो शैलें मिलती है उसमें जो जीवाश्म मिलता है उसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष पुरानी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो आगे। अब मरुस्थल को अपन मानचित्र में देखे, महान भारतीय मरुस्थल। तो ये मरुस्थल आपको कहाँ मिलता है, तो ये देखो अरावली के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से हरियाणा पंजाब का हिस्सा जो है, इसमें इसको यहाँ अरावली से पश्चिम में यहाँ ऐसे दिखा दो, तो इसके बाद में इससे पश्चिम वाला ये जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल है, जिसमें सर्वाधिक विस्तार जिसका है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के भूभाग का 61.11% भाग पर फैला हुआ है ना, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर। इसके अलावा यह गुजरात में भी है, इसके अलावा ये पंजाब में भी है, सबसे कम विस्तार इसका है पंजाब में। तो इसके अलावा ये हरियाणा में भी है। तो 4 राज्यों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में, दूसरा स्थान आता है गुजरात का, तीसरा आता है लगभग हरियाणा, चौथा अंतिम स्थान पंजाब का। सबसे कम इसका विस्तार पंजाब। यहाँ प्राचीन शैलों के अवशेष और प्राचीन तेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। इस अवशेष को अपन जाने तो हम देखेंगे कि इस भाग में यहाँ जगह जगह आपको झीलें मिलती है, और ये झीलें मुख्य रूप से खारे पानी की। कैसी है? खारे पानी की झीलें। और ये खारे पानी की झीलें तय करती है कि ये जो भाग है मुख्य रूप से प्राचीन समय में किसी सागर का हिस्सा था, और वो सागर माना जाता है कि तेथिस सागर है, और जिसके अवसाद के वलन से, तेथिस सागर के अवसाद के वलन से कौन सा बना है? हिमालय पर्वत बना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिमालय की उत्पत्ति है तेथिस सागर के अवशेषों से या अवसाद से वलन पड़ने से मुख्य रूप से हुई है। यदि पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं तो ढाल के अनुसार पश्चिमी मरुस्थल को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सिंध प्रांत की ओर ढाल वाला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसकी ओर ढाल वाला क्षेत्र आ जाता है, और दूसरा आता है गुजरात के कच्छ की ओर ढाल वाला क्षेत्र। ठीक है ना, 2 भागों में ढाल के अनुसार इसको अपन बांट सकते हैं। लूणी नदी जो बहती है इस ढाल को दर्शाती है लूणी नदी, और इस ढाल को दर्शाती है मुख्य रूप से सिंध वाली जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है उसकी शाखाएं। यहाँ इसकी शाखाएं जो निकाली गई है वो इस भाग की ओर ढाल के अनुसार निकली हुई है। ठीक है ना, तो ये तय करती है कि इस प्रदेश का ढाल मुख्य रूप से आधा सिंध की ओर है, आधा गुजरात के कच्छ की ओर है। पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलें, पलाया झीलें मिलती है, यानी यहाँ मुख्य रूप से जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से पानी निम्न भाग में आता है, और निम्न भाग में आकर के मुख्य रूप से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ मुख्य रूप से झील बन जाती है। इसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? पलाया झील। क्या कहते हैं? पलाया झील। और इस भाग में ये पानी का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, क्योंकि बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता है,
और इन चट्टानों का नमक घुलने से ये झीलें खारी हो जाती है। ये भी इसका कारण है, लेकिन जल स्रोत के रूप में तो है ही ना। इससे नमक प्राप्त किया जाता है, नमक की प्राप्ति इन झीलों से होती है। तो नमक की आपूर्ति मुख्य रूप से इन झीलों से होती है, तो नमक की प्राप्ति के लिए झीलें बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, नमक प्राप्ति के लिए झीलें बड़ी महत्वपूर्ण। चले आगे, अपने ज्योग्राफी सर्वा क्लासेज पर संपूर्ण ज्योग्राफी के कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध है। अपना खुद का एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप विभिन्न प्रकार के नोट्स और कोर्स भी ले सकते हैं। अगला भौतिक प्रदेश आता है तटीय मैदान। और तटीय मैदान के साथ ही अपन बात करते हैं तो इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से है, तो एक तो है पूर्वी तटीय मैदान, एक है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये काफी बड़ा है, चौड़ा है, और पश्चिम तटीय मैदान संकरा है। इसका कारण यह है कि ये तो पश्चिमी तट जो है वो महासागर के पास में सीधा खड़ा, पश्चिमी घाट जो है ना वो सीधा खड़ा है, ऊंची पहाड़ी है जहाँ पे मिट्टियों का निक्षेप नदियां कम कर पाती है। और इस ओर ढाल ज्यादा होने के कारण पूर्वी भाग में तट की लंबाई जो है, तटीय मैदान लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है इस कारण से। पश्चिमी तटीय मैदान को गुजरात के अंदर इसको कच्छ या काठियावाड़ तट के नाम से पुकारते हैं। महाराष्ट्र में अपन चलते हैं तो यहाँ इसको कोंकण तट के नाम से पुकारते हैं। और यदि अपन आगे चलें तो महाराष्ट्र से यदि अपन कर्नाटक तक चलते हैं तो वहां पे इसको कन्नड़ भी कहा जाता है। 9th क्लास में इसके 4 भाग भी मिल जाते हैं, कन्नड़ तट भी कहा जाता है। और गोवा से केरल तक अपन जाते हैं, यानी कर्नाटक से आगे वाला, तो जिसको मालाबार तट कहते हैं। इस प्रकार से इस तट को अपन 3-4 भागों में बांटते हैं। तो मैंने 3-4 शब्द इसलिए यूज कर लिया कि यहाँ से ये तट शुरू होता है, आपको पता है, और ये गुजरात वाला तट है यहाँ तक। तो यहाँ इसको कच्छ, अब ये कच्छ की खाड़ी है तो यहाँ तो हो गया कच्छ, और ये हो गया, यहाँ पे हो गया सौराष्ट्र या काठियावाड़, है ना, सौराष्ट्र या काठियावाड़। ठीक है, फिर यहाँ से अपन चलेंगे तो आगे यदि पहुंचेंगे तो ये आ गया मुख्य रूप से गोवा तक का भाग। यहाँ से इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। फिर यहाँ अपन केरल तक जाएंगे ना, तो तीसरा पार्ट इसका और आता है, ये वाला। ये 9th किताब में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको नाम दिया है कन्नड़ तट, है ना। तो उसके बाद में अगला जो आता है ना, यहाँ से केरल के अंतिम छोर तक का ये वाला भाग, इसको नाम दिया है मालाबार। इस प्रकार से इसके 4 भाग हो गए। कच्छ और काठियावाड़ एक भाग, कोंकण तट मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र के लगता है गोवा तक का भाग है, कन्नड़ तट जो मुख्य रूप से कर्नाटका के से लगता है, और मालाबार जो मुख्य रूप से केरल के साथ लगता है। इसी तरह से पूर्वी जो तटीय भाग है उसको अपन यहाँ से पूर्वी तट, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश की भूमि आ गई तो अपना तट यहाँ से स्टार्ट होता है, और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के आसपास तक की भूमि इसमें ली जाती है। यहाँ तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और यहाँ की वो खाड़ी आपको पता है, बंगाल की खाड़ी। और इस भाग में यहाँ जो भाग है वो अरब सागर है, ये आपको पता ही है।
और यहाँ से अपन चलते हैं तो तमिलनाडु और फिर में कन्याकुमारी तक का जो तट है तो मैं ये अलग कलर से दर्शा दूं। यहाँ तक ये कन्याकुमारी आ गया अपना भारत का दक्षिण छोर तमिलनाडु की भूमि में। तो यहाँ तक का जो तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इस तट की विशेषता है कि ये शीत ऋतु में बारिश प्राप्त करता है। शीत ऋतु में वर्षा प्राप्ति करता है। पूछ ले किसी से तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। वापिस लौटते मानसून की शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो वो पूर्वी पवनों के सारे इस तट की ओर घूम जाती है। अपन कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से। चले आगे। अब आता है कयाल। कयाल मुख्य रूप से झीलें होती है साथियों। केरल तट जो है उसमें पाई जाने वाली जो पश्च जल है बैक वाटर यानी तट के पास में पाई जाने वाली झीलें हैं उसको कयाल कहा जाता है। यह एक प्रकार की झील है जो केरल में नौका दौड़ के लिए एक ट्रॉफी होती है नौका दौड़ की। मछली पालन के लिए और चावल उत्पादन के लिए ये कयाल जब अवसाद से भर जाती है तो उपजाऊ मिट्टी यहाँ निक्षेप हो जाती है। इस कारण से यहाँ चावल की कृषि बहुत अच्छी होती है ना। तो चावल की खेती के लिए भी बहुत अच्छी है। नेहरू ट्रॉफी वल्लामकली केरल की पुनामदा कयाल में होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नेहरू ट्रॉफी होती है केरल के अंदर वो किस कयाल में होती है तो पुनामदा कयाल जिसमें नौका दौड़ होती है। नेहरू ट्रॉफी में क्या होता है नौका दौड़ ये होती है। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखें इसमें नौका दौड़ होती है और वल्लामकली को कहा जाता है प्रतियोगिता तो पुनामदा कयाल में होती है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति और शैवान्य वर्षा होती है। वर्षा के 3 प्रकार बताए थे क्लास बना रखी अपन ने। एक तो हो गई शैवान्य वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा हो गई, एक चक्रवाती हो गई। भाई यूट्यूब पे संपूर्ण नोट्स के साथ में क्लास कोई नहीं देता। आप क्लास को शेयर करें अन्य साथियों को जोड़े बहुत फायदा मिलेगा आपको। मैं पूरी क्लास दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत पैसा कमाना ना होकर के मेरे साथी जो पढ़ रहे हैं उनको सिलेबस पहुंचाना बड़ा उद्देश्य है। भूमध्य प्रकार रेखीय प्रकार की वनस्पति का मतलब यहाँ तेज तापमान तो सदाबहार वन मिलेंगे यहाँ। क्योंकि वर्षा ये क्यों मिलेंगे क्योंकि इस भाग में वर्षा अधिक होती है और तापमान भी ठीक पाया जाता है। ठीक है ना। इस वजह से इस भाग में भूमध्य रेखीय वन मिलते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान को अपन देखेंगे तो इसमें अपन पाएंगे कि पूर्वी तटीय मैदान जो है उसको 2 भागों में बांटा। उड़ीसा से आंध्रा तक के अपन चलते हैं तो इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है या उत्कल तट भी कहते हैं। और यदि आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो इसको कारोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश मुख्य इसका आधार है। इसका मतलब जो विशाखापट्टनम वाला जो क्षेत्र है वहां तक का भाग है। ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार या उत्कल और यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल या कारोमंडल एक ही बात। ठीक है ना। विशेषता इसकी मैंने बताई दी कि यह तट है जो उत्तर पूर्वी मानसूनी शाखा से शीतकाल में बारिश प्राप्त करता है। तमिलनाडु एक विशेष राज्य एकमात्र राज्य स्टेट है कौन सा है तमिलनाडु। अब चलो जी द्वीप समूह है। द्वीप समूह की चर्चा साथियों अपन करेंगे तो अपन पाएंगे कि भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के द्वीप मिलते हैं प्रमुख रूप से।
एक तो मिलता है लक्षद्वीप, जो मुख्य रूप से अरब सागर में है। और एक मिलता है दूसरा समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है में लगभग छोटे बड़े 18 द्वीप बताए जाते हैं, और इन 18 में से 11 पर मानव निवास है। बाकी यदि 7 द्वीप जो है ना, वो निर्जन है, यानी यहाँ पर कोई नहीं रहता 7 द्वीपों। बाकी 11 पर मनुष्य निवास करता है, ठीक है ना। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सामरिक दृष्टि से इनका महत्व ज्यादा होता है। सामरिक दृष्टि, देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पे नेवी की चौकी स्थापित की जा सकती है, देश की समुद्री क्षेत्र से सुरक्षा की जा सकती है। ये वाला डीप सो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दो तो आपको नजर आ जाए। ये वाला, ये पूरा का पूरा जो भाग है अंडमान निकोबार, पेन भी बड़ा हो गया इसका मतलब इसमें। तो ये जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अंडमान, और ये वाला जो भाग है ये निकोबार, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, इसमें तो साफ नहीं दिखा, थोड़ा सा नाम तो दोबारा लिखना। तो ये जो दो पार्ट इसके आते हैं, ये तो हो गया अंडमान उत्तरी भाग, और ये हो गया निकोबार। एक बार पूछ लिया था कि बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। और इसका दक्षिणी बिंदु यहाँ पे था अपना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे था, 2004 की सुनामी में नष्ट हो गया था, पता ना आपको, मैंने बताया था पहले। ये आ गया लक्षद्वीप, क्योंकि यह आपको पता है कौन सा सागर है, अरब सागर। यहाँ पे आ गया लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये भी छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन इसकी विशेषता है कि लक्षद्वीप किसी से निर्मित है, प्रवाल से। प्रवाल निक्षेप से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। बंगाल की खाड़ी के अंदर 572 द्वीप है, जो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर इनका अक्षांश है, ये भी ध्यान रखो भाई। 6 डिग्री 45 मिनट वाला इसका दक्षिण छोर था, वो तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट जो है सुनामी के अंदर तबाह हो गया था 2004। 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश तक, और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व देशांतर तक, ये मुख्य रूप से इनका अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। तो 6 से 14, इसका मतलब हो गया ये लगभग कितना हो गया, 8 डिग्री तो अक्षांश विस्तार में है, और 2 डिग्री इनकी चौड़ाई है देशांतरी विस्तार। और देशांतर 1 डिग्री बराबर लगभग भूमध्य के आसपास में है, तो 111 किलोमीटर होता है। 2 डिग्री का मतलब 222 किलोमीटर के आसपास में इनकी चौड़ाई हो जाती है ना। अंडमान निकोबार द्वीप अराकान योमा पर्वत श्रेणी का निमंजित हिस्सा, यानी यह पर्वत श्रेणी जल में डूबी है, उसका उन्मंजित कहेंगे इसको, है ना, ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना। अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है ना, उसका ऊपर उठा हुआ हिस्सा, यानी यहाँ म्यांमार के पास से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जो मुख्य रूप से जल में डूब चुकी है। ये भारत अराकान योमा पर्वत, भारत और म्यांमार के बीच में, यहाँ देश कौन सा है, म्यांमार के बीच में ये सीमा भी बनाती है मुख्य रूप से। सिंधुविन यहाँ की प्रमुख नदी भी है।
तो ये जो जल में डूबने से इसके कुछ भाग ऊपर उठे रह गए, उस पर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। इस पर्वत श्रेणी के ऊपर उठे हुए भागों पर। निकोबार के अंदर एक बेरन आइलैंड है, बेरन आइलैंड है यानी बेरन द्वीप है, जहां पे आज भी सक्रिय ज्वालामुखी है। जो किस पर है? निकोबार द्वीप पर है, जहां पर भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहेंगे। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सक्रिय कौन सा होता है? विस्तार से क्लास मैंने डाल रखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे प्राय लावा का उद्गार होता रहता है, सक्रिय कहलाते हैं। और भी प्रकार इसके मिलते हैं, जैसे शांत ज्वालामुखी, है ना, प्रक्षुप्त भी कहा जाता है, और सक्रिय। ये विस्तार से मैंने क्लास डाल दी, आप वहां देखेंगे तो आपको मालूम चल। अब यहाँ अंडमान निकोबार जो है ना, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ लेते हैं बहुत बार कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ की चोटी जो उत्तरी अंडमान के अंदर है उसका नाम है सेडल चोटी, सबसे ऊंची है। 738 मीटर चोटी है उत्तरी अंडमान में, यहाँ मुख्य रूप से। सेडल चोटी सबसे ऊंची है, 738 मीटर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अन्य चोटियां यहाँ पे आपको मिलेगी, उत्तरी अंडमान में भी मिलेगी आपको। माउंट डियोवेली 515 मीटर मिलेगी, जो कि मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब 460 मीटर, जो दक्षिण अंडमान में है ना। तो माउंट डियोवोली और माउंट कोयोब, यहाँ यह मध्य है माउंट डियोवोली, और ये दक्षिणी अंडमान है माउंट कोयोब, ठीक है ना, याद रखिएगा इनको। तो ये 515 मीटर के आसपास में है, और माउंट कोयोब है जो मुख्य रूप से 500 460 है ना इसकी, 460 मीटर के आसपास, ठीक है ना। इसके अलावा है माउंट थुइलर 642 मीटर, ये मुख्य रूप से कहाँ पे? ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार ये वाला है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थुइलर, है ना। ये भी आप ध्यान रखोगे, सबसे ऊंची चोटी इस भाग में ग्रेट निकोबार ये वाला है, 642 मीटर ना, 642 मीटर ये है, ठीक है। उसके बाद में आता है अंडमान निकोबार। 10 डिग्री चैनल द्वारा दोनों अलग होते हैं, यानी इन दोनों के बीच से 10 डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है। यहाँ से ये वाला जो चैनल है, इस भाग से मुख्य रूप से लाइट गई है तो अगला देखो, 10 डिग्री चैनल की अपन बात करेंगे। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे चिड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब 10 डिग्री चैनल की बात कर ले, ये बात, ये जो क्षेत्र है ये वाला चैनल होता है 10 डिग्री, और चैनल दो शब्द यहाँ पे आते हैं। ये तो हो गया अक्षांश, 10 डिग्री तो यहाँ पे क्या है? अक्षांश, इस भाग पर है। और चैनल मुख्य रूप से ये दोनों ओर से अपन देखेंगे तो जल संधि है। 10 डिग्री जल संधि जो क्या करती है, इस भाग में तो ये तो होगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ हो गई मुख्य रूप से निकोबार सागर हो गया ना, मुख्य रूप से इस भाग में हिंद महासागर का ही भाग है निकोबार सागर।
है ना? दोनों को मुख्य रूप से जोड़ने का काम करते हैं। मान अंडमान सागर, सॉरी। यहाँ वाला जल संधि सागरी भाग है, इसको बोलते हैं अंडमान सागर। ये जल संधि क्या करती है? दोनों को आपस में जोड़ती है। जल संधि वह है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो जल संधि क्या होती है? जल संधि वह है संकड़ा जल क्षेत्र, मेरी भाषा में लिख रहा हूँ भाई ना, जल क्षेत्र जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, जल संधि कहलाता है। ठीक है, इसी परिभाषा अपन देखेंगे तो एक शब्द आता है स्थल संधि। इसमें क्या लिखेंगे? स्थल संधि में दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ने वाला छोटा स्थल भाग, ठीक है ना? स्थल संधि और जल संधि। इसके लिए एक शब्द काम में आता है, जल डमरू मध्य। ये भी काम है, जल डमरू मध्य। राइटिंग खराब लगी दिन, जल डमरू मध्य, समझ को क्या? जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, ठीक है ना? याद रखें। आगे चलो, अब आता है अगला बिंदु, अरब सागर के द्वीप। अरब सागर जो है, इसके अंदर मुख्य रूप से देखो, एनसीईआरटी क्लास 9 है, उसमें तो अलग संख्या आती है, 11th में अलग संख्या आती है। इसमें बताया लगभग 43 द्वीप है अरब सागर के अंदर, कुल द्वीप बताए गए हैं। लक्षद्वीप की अलग बात करेंगे, जिनमें से 11 पर मानव आवास है। अरब सागर में लक्षद्वीप एक बड़ा द्वीप है, वह मिनिकोय द्वीप प्रमुख द्वीप है। तो लक्षद्वीप, मिनिकोय और एमिन द्वीप जो है, कन्नानोरे द्वीप है, यानी कन्नानोरे, मिनिकोय और एमिन द्वीप जो है, इनको लक्षद्वीप नाम दिया बाद में। कब? 1973 के अंदर। पहले इनका नाम अलग अलग था, सभी अलग अलग थे, फिर इनको नाम दिया लक्षद्वीप। यहाँ एक चैनल और है, 8 डिग्री चैनल के द्वीपों की अवस्थिति क्या क्या देखो अरब सागर द्वीपों की, कि 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक इनका विस्तार है। ये तो हो गया अक्षांश। और 71 डिग्री पूर्व से 76 डिग्री पूर्व तक इनका विस्तार है, ये हो गया देशांतर विस्तार। इसका मतलब 71 से यानी 3 डिग्री तो देशांतरी विस्तार इनका है, और 8 से 12 अपन चलेंगे तो 4 डिग्री अक्षांशीय विस्तार इनका है ना? 4 × 111 किलोमीटर लगभग कल्याण आ जाएगी दूरी। ये आ गए अपने लक्षद्वीप, है ना? अब इसमें देखो, यह है, यहाँ एक द्वीप है, अलग देश है मालदीव। मालदीव देश, है ना? यहाँ बीच में ये जो चैनल है, ये जल संधि है, इसको मुख्य रूप से कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। तो किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव, यानी मिनिकोय द्वीप मुख्य है लक्षद्वीप का, तो मिनिकोय को मालदीव से अलग, ये जल संधि, ये जल क्षेत्र, है ना? बता देंगे अभी। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोय है, जो लगभग 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिनिकोय को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है, उत्तर के अंदर बोलते हैं उसको अमिनी, और दक्षिण में बोलते हैं कन्नानोरी। तो ये पहले दोनों अलग अलग ही थे, है ना? मिनिकोय में कन्नानोरी, अमिनी। और
पहले 73 से पहले अलग अलग नामों से पुकारे जाते थे, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप दे दिया। मिनिकॉय को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटता है, यानी उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नान द्वीप। अब देखो यहाँ अमिनी उत्तर में है और कनानोरे दक्षिण में है। दोनों के बीच में ये जो जल संधि है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल जो है ना, ये मुख्य रूप से इन दोनों को अलग अलग करता है, अमिनी और कन्नानोरे को। अकेले लक्षद्वीप की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के 11th की बुक के अंदर, एनसीईआरटी 11 में लिखा है कि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। प्रवाल समुद्र जीव है। मैं बताऊंगा विस्तार से, जिनमें 36 द्वीप है, जिन पर 11 पर मानव आवास है। लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय से अलग करता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो मालदीव प्लस मिनिकॉय बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है ना। परवाल निक्षेप मूंगा जीव के अवशेष माने जाते हैं, जो चुना प्रधान चट्टानों पर निवास करते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं, मूंगा क्या है। मूंगा जीव या परवाल, इनकी विशेषता बता दें अपन थोड़ी सी, पूरा कर देंगे। रुकता भी है परवाल, ये समुद्री जीव है जो खारे पानी में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं। ये छिछले सागरों में पाए जाते हैं। आदत करने लगे यार। इन्हें मिलते हैं छिछले सागरों में। राइटिंग तो ऐसी है मेरी, तो ठीक ही है, लेकिन क्या है कि वो हाथ से लिखने में दिक्कत होती है ना। इन सागरों में पाए जाते हैं। इनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। और जब ये मरते हैं तो सोने का ढेर बन जाता है। जिससे मुख्य रूप से रोधिका, प्रवाल भित्तियां, है ना, रोध, जैसे द्वीप आदि का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। यह है प्रवाल। क्या है? प्रवाल जीव। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप अलग होता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव से अलग होता है। ठीक है ना, चैनल अभी मैंने बता ही दिया। कुछ अपतटीय द्वीप है भारत के पास, ऑफ शोर आइसलैंड मिलते हैं। जैसे अरब सागर की ओर अपन चलेंगे तो खड़िया बेट और आलिया बेट, दो द्वीप है मुख्य रूप से। तो तापी नदी के मुहाने के पास में, तापी नदी जो
विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है ना, तो उसके मुहाने के ऊपर अवसाद के जमा होने से 2 द्वीप यहाँ पे है, कड़ियाबेट और कालियाबेट। और बस इतनी पूछ लेते हैं कई बार, ये है कहाँ? मुंबई के पास बूचर, एलिफेंटा, करंज और क्रॉस द्वीप मुंबई के पास मिलते हैं, अरब सागर के अंदर, ये भी आप ध्यान रखो। मंगलोर तट जो मुख्य रूप से है कर्नाटका का, तो उसके आसपास में भटकल, पिजन कोक और सेंट मेरी आदि मिलते हैं, है ना? तो ये आप ध्यान में रखो, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये तापी, यहाँ आपको मैंने बताया था कि एक कंटिन्यू पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से इस भाग के अंदर है, जिसको अपन ने सतपुड़ा कहा था। यहाँ एक कंटिन्यू पर्वत श्रेणी इस रूप में है, जिसको अपन ने विंध्याचल कहा था। दोनों के बीच में यहाँ जो नदी बहती है, तो यहाँ गिरती है, इसका नाम मैंने तापी कहा था, तापी नदी। इसके मुहाने पर यहाँ जो मुख्य रूप से द्वीप मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ मुंबई है अपना, तो मुंबई के पास में यहाँ द्वीप मिलते हैं। ये मंगलोर है, इसके पास में यहाँ द्वीप मिलते हैं। यही 3 जगह पर मुख्य रूप से ये द्वीप है ना। फिर अब प्रमुख भ्रंश, भ्रंश है फॉल्ट मुख्य रूप से मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो देखो, मुख्य मध्य थ्रस्ट जिसको कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो होता है, यह भ्रंश दिग हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है ना। एक होता है मुख्य सीमा भ्रंश से मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलता है, यह भ्रंश है लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। तो हिमालय में 2 भ्रंश मिलते हैं, एक तो मुख्य मेन बाउंड सेंट्रल थ्रस्ट जिसको आता है, तो महान हिमालय जो है अपना, या दीर्घ हिमालय को लघु से अलग करता है। और फिर उसके बाद में अपन लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में देखेंगे तो मुख्य सीमा भ्रंश मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। ये भी फॉल्ट जानते हो ना, दोनों के बीच में ये पहाड़ियां हैं, उसके बाद में दोनों के बीच में निम्न भूमि ये मिलती है ना, ये हिंस या हाई कहते हैं इसको, हाँ फॉल्ट कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। फॉल्ट अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, देखो हाँ, कितनी सुंदर लिखी है मैंने, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखोगे। ये था एनसीईआरटी कक्षा 11 के अनुसार अपने भूगोल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, विस्तार से डाला हूँ। सभी साथी क्लास के साथ में जुड़ेंगे और क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाल ज्योग्राफी कोर्स के लिए सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन है, उसको भी आप इंस्टॉल कर लोगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।